मैं हूं शिखा गुप्ता और पीएस कॉर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सीरीज को लेकर चल रहे थे, तो आज हम 6th क्लास का सेकंड नंबर चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे जो बुक सिलेक्शन किया है वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर एग्जाम्स हैं, जो राजस्थान के एग्जाम्स हैं, वो बेस्ड होते हैं हमारी स्टेट बुक्स पर। तो इसलिए हमने उस 6th क्लास की जो बुक चलती है सामाजिक विज्ञान की, उसका सेकंड नंबर चैप्टर यानी दूसरा अध्याय लिया है, जिसका कि नाम है सौर परिवार। तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या इसमें दे रखा है? इसमें हमारे सौर परिवार के बारे में बताया गया है कि जो सूर्य है उसके चारों ओर बहुत सारे खगोलीय पिंड जो है, कॉस्मिक जो बॉडीज हैं, वो चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, और उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु, उल्का, ये सभी जो है मिलकर एक सौर परिवार की रचना करते हैं, जिसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। और इस सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। यानी जो हमारा सौर परिवार है, इसका पिता या जनक किसे कहेंगे? सूर्य को कहेंगे। अब ग्रह क्या होते हैं? ग्रह बेसिकली जो ऐसे खगोलीय पिंड जो तारे के चारों चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। कोई भी तारा हो सकता है। हमारे सौर परिवार का तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य में स्वयं की ऊर्जा होती है। तारा किसे कहेंगे? एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं की ऊष्मा हो। तो सूर्य के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सारे हीलियम बन रहे हैं। कैसे? हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन के अणु मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। और इस प्रक्रम में क्या हो रहा है? इस प्रक्रम में निकलती है ऊर्जा। ठीक है, इस कारण सूर्य के पास स्वयं की ऊर्जा है। तो सूर्य हमारा क्या है? तारा है। अब सूर्य जो हमारा तारा है, उस तारे के चारों ओर जितने खगोलीय पिंड एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। और जिस निश्चित पथ पर वो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कक्ष कहा जाता है, या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, यानी जिस एक निश्चित पथ पर एक फिक्स जो उनका पाथ होता है जिस पर वो चक्कर लगा रहे हैं, उसे कक्षा कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने इसके बारे में बताया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो कक्षा है और ग्रह है, कि ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था 1543 ईस्वी में। इस सन को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3, 4, 5 उल्टे से याद कर लीजिए, 1 और फिर 3, 4, 5। ठीक है, इस ईस्वी में जो है निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है, और बाकी सारे जो ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उससे पहले जो चलती थी उसे बोलते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी, या इसे कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो ब्रह्मांड है या सौर मंडल है, उसके केंद्र में पृथ्वी है, और बाकी सारे जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं भाई, जब पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते, सूरज का चक्कर लगाते हैं, और इसे कहा गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि सौर सेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या सौर केंद्रीय सिद्धांत। इसका मतलब कि जो सौर मंडल है उसके केंद्र में सूर्य है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सौर मंडल की आयु कितनी है? तो लगभग 460 करोड़ वर्ष है। एक तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें सौर मंडल की, तो सौर मंडल की है 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो सौर मंडल और भी ज्यादा पुराना है। फिर सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। यानी अगर हम देखें मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, दूध गंगा है, उस मंदाकिनी है, उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, उनमें से एक है। और सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है, और इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में क्या है? सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम है, और हाइड्रोजन के अणु मिलकर जब हीलियम बनाते हैं तो उससे ऊर्जा का निष्कासन होता है, और इसके कारण क्या होता है? हमें पूरे जो सौर मंडल है उसको ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक है। तो सौर मंडल के लिए जो सूर्य है वो प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को बांधे रखता है और जो पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। और ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। कुछ किताबों में 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है, लेकिन क्योंकि हमारी किताबों में, हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें 8 मिनट 30 सेकंड है, तो हम इसे 8 मिनट 30 सेकंड याद करेंगे। तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। अब हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना क्या होता है? संभव नहीं है, क्योंकि इनकी कक्षाएं जो है अलग अलग हैं और ये अलग अलग पथों पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जो ग्रह होते हैं, यानी सूर्य के अलावा जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, सिर्फ सूर्य का ही खुद का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है। ये बाकी जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ये सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश से जो है चमकते हैं या उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। सूर्य से अगर क्रम देखें हम ग्रहों का, तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं। 2006 तक प्लूटो यानी यम, प्लूटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? यम। तो 2006 से पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन क्या करा फिर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU, इन्होंने प्लूटो को क्या कह दिया? बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। तो प्लूटो क्या है? अब एक बौना ग्रह है, क्योंकि इसकी कक्षा जो है वो बाकी सारे ग्रहों की कक्षा को काटती है, यानी कि ओवरलैप करती है। ठीक है। तो ये क्या है? एक बौना ग्रह है। कब से? 2006 से। हालांकि अभी चर्चा चल रही है कि वापस से इसको ग्रह की जो है उपाधि दी जाए या ग्रह का टाइटल दिया जाए। तो प्लूटो को 2006 से पहले ग्रह माना जाता था। तो अगर आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि लगभग जो सौर मंडल है उसके कितने ग्रह हैं? 9। लेकिन 2006 के बाद से सौर मंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सूर्य के पास स्थित ग्रह हैं, यानी कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, प्रथम 4 जो ग्रह हैं इनको तो कहा जाता है आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है, या इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो संरचना है वो पृथ्वी के समान है और ये सभी कैसे हैं? चट्टानी ग्रह हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी चट्टानों से बनी हुई है, ये सब भी चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए इनको आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धरातलीय या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी जो बाहर के 4 ग्रह हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बाहर या गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो अधिकांशतः गैसों से बने हैं। इसके अलावा इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये बृहस्पति के समान है, यानी गुरु जो ग्रह है बृहस्पति उसके समान है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, इनका घनत्व कम होता है और गैसों से बने होते हैं, इसलिए गैसीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगर इसको हम इस डायग्राम में एक बार समझ लें तो शायद हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कि सूर्य के बाद क्या क्या क्रम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटी पेटी है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे इसके अंदर छोटे छोटे जो है ग्रहों के टुकड़े जैसे हैं, जिनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स इनको हम कहते हैं। ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि किसी ग्रह के टुकड़े हैं, तो हो सकता है पृथ्वी और मंगल के बीच में कोई और ग्रह रहा हो जिसके टुकड़े अभी यहाँ पर सूर्य का चारों चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इससे पहले के ये जो चारों ग्रह हैं इनको तो कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है। क्योंकि ये पृथ्वी के समान है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इंग्लिश में बोले तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और उसके बाद के जितने भी ग्रह हैं बृहस्पति से लेकर वरुण तक, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं, यानी बाहर के ग्रह कहलाते हैं, या गैसीय ग्रह कहलाते हैं क्योंकि गैसों से बने हैं, या इनको जोवियन भी कहा जाता है। जोवियन क्योंकि ये किसके समान है? बृहस्पति के समान है। ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इनको हम लिख लेते हैं, इसके बारे में क्या छोटे मोटे फैक्ट्स और पूछ लेते हैं।
सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह 8वां ग्रह कौन सा है? बुध यानी मरकरी। इंग्लिश में इनके नाम लिखिए तो बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, पृथ्वी का आपको पता ही है अर्थ, और बुध यानी मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि दूसरे नंबर पे आता है और पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे आती है। तो ये है ग्रहों का किसके अनुसार क्रम? आकार के अनुसार। अगर हम बात करें घनत्व की तो पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है, पृथ्वी सबसे भारी ग्रह यानी पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 5.5। और अगर हम बात करें सबसे हल्के ग्रह की तो शनि सबसे हल्का ग्रह है। शनि का घनत्व जो है वो पानी से भी कम है, जल जो है जल से भी कम घनत्व है शनि का। अगर पानी का घनत्व हम 1 मान लें तो शनि का लगभग 0.7 निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। और इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए इसके अंदर बाकी सारे उनकी संख्या दे रखी है, इनका क्रम आपको याद हो गया। उपग्रहों की बात करें तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह ज्ञात उपग्रह हमें नहीं पता है। इसके जो सूर्य के सबसे नजदीक के 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र। उसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, आप सभी को पता ही है। इसके बाद मंगल आता है, मंगल के हमें जो है लगभग 2 उपग्रह पता है। ऐसे हमको बाकी और सारे ग्रहों के उपग्रह पता है। ऐसा अभी जैसे नए नए उपग्रह पता चलते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से जो शनि है, सैटर्न है, इसके सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसे बात करें तो शनि के चारों ओर आप ये देख सकते हो एक रिंग जैसी बनी हुई है। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं या वलय पाए जाते हैं, तो वो है शनि ग्रह। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंगल जो है, मंगल को क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी को आपको पता है कि नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या सिस्टर प्लैनेट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को यानी कि वीनस को, क्योंकि ये आकार में और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है। अगर पृथ्वी का घनत्व 5.5 है तो लगभग इसका भी इतना ही है, आकार भी लगभग पृथ्वी के समान है। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह है इसे प्रभात एवं साय का तारा भी कहा जाता है, या इंग्लिश में अगर इसे बोले तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। इंग्लिश के इसका मतलब है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। किसे कहते हैं? शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकटतम है मंगल, मार्स, जिस पर पृथ्वी से कई सारे मिशन भी भेजे गए हैं और भारत भी इस पर मंगलयान भेज चुका है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह है मंगल, लेकिन पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो इससे कई क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? जो अंदर के 4 ग्रह हैं, बाहर के जो 4 ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में कि खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के कुछ वर्ग बना दिए, ग्रह, उपग्रह, गौणी ग्रह और लघु पिंड। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो चंद्रमा किसका हो गया? पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है तो गौना ग्रह कहलाता है। जैसे प्लूटो क्या करता है? दूसरे ग्रहों का रास्ता भी काटता है, यानी इसकी जो कक्षा है वो दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटती है, इसलिए उसे क्या कहा गया? गौना ग्रह, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोले तो ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, जैसे अगर ड्वार्फ प्लैनेट के प्लूटो तो एक उदाहरण हो ही गया, इसके अलावा 2 उदाहरण और इसके नाम में दे रखे हैं, एरिस और सेरेस। ये दोनों भी गौने ग्रह हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूटो, एरिस और सेरेस। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें और क्या दे रखा है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे छोटे जो पिंड हैं वो जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड या वरुण के पार पाए जाने वाले ऐसे अनजाने पिंड जो सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु को क्या कहलाते हैं? लघु पिंड। यानी ग्रह
उपग्रह और गौण ग्रह, इनके अलावा बाकी जितने भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड है सौर मंडल में, उनको लघु पिंड कहते हैं। जैसे वो क्षुद्र ग्रह हो गए जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे थे, तो क्षुद्र ग्रह को भी क्या कहेंगे, लघु पिंड कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं उनको भी, और इसके अलावा और भी कोई जैसे धूमकेतु, पुच्छल तारा है, पूंछ वाला तारा जैसे हम बोलते हैं, जिसकी की पूंछ होती है, जो हम पिछली लेक्चर में देख चुके हैं कि धूमकेतु या पुच्छल तारा होता क्या है, वो भी लघु पिंड माना जाता है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पे कौन कौन से परिमंडल हैं। तो पृथ्वी के परिमंडल अगर देखा जाए तो हाल ही में किसके सिलेबस में, रीट के सिलेबस में जोड़ा गया है, और बहुत ही आसान चीज है कि पृथ्वी के जो है लगभग 4 मंडल हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और जहां पर ये तीनों मिलते हैं तो वहां पर एक नया मंडल उभरता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, जैव मंडल, जिसमें कि जीवन संभव है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा है ना, सूर्य से अगर दूरी देखें तो तीसरा ग्रह है पृथ्वी, और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने अभी भी आपको बता दिया कि पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे आता है आकार के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं या बहन भी कहते हैं, क्योंकि उसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो ये जो है अपन पहले देख चुके हैं। ठीक, अगर हम देखें तो पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि ये दोनों ध्रुवों से दबी हुई है, दोनों ध्रुवों से दबी हुई है और विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। यानी जैसे मान लीजिए संतरा होता है, अगर कोई बॉल है उसको आप थोड़ा सा ऊपर से पिचका दो तो बीच में से फूल जाए, फैल जाएगी और ऊपर से पिचक जाएगी, तो कुछ ऐसी है। और सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन है इसलिए क्या कहा जाता है, इसे जीवंत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके पृथ्वी से पहले के जो ग्रह हैं जैसे बुध और शुक्र, वो तो बहुत ज्यादा गर्म है, और पृथ्वी के बाद के जितने भी ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। तो पृथ्वी पे एक क्या है, औसत बढ़िया तापमान रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसके कारण जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो जल होता है वो द्रव अवस्था में भी मौजूद है जिसे हम पीते हैं, और ठोस अवस्था में मौजूद है जैसे कि बर्फ, और जो है गैस अवस्था में मौजूद है जलवाष्प, जिसके कारण कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो वो इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान एक 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडी है। और इस तरह की किसी भी तारे के चारों ओर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है। उसे क्या कहा जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र या जोन कहा जाता है, जहां पर जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, द्रव, ठोस और गैस, और यही वजह है कि यहाँ पर क्या है, जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, यानी तापमान बहुत सही रहता है। ठीक, और यह तापमान वायुमंडल के कारण बना है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो पूरी जितनी भी मतलब पूरी तरह से जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है उनको वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिसे कि हम हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। तो हरित ग्रह प्रभाव वैसे तो अच्छी चीज है, इसी की वजह से पृथ्वी रात को जम नहीं जाती है, रात को भी हल्की गर्म रहती है। लेकिन जब उनकी मात्रा एक नियत मात्रा से बढ़ जाती है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, समस्या हो जाती है वो भी हमारे लिए। और इसी वजह से क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो भूमंडलीय तापन हो रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे क्या दे रखे हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल हैं। कौन कौन से, स्थल मंडल, क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जिस पर हम खड़े हैं वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल की क्या खास बात है कि इस पर मिट्टी पाई जाती है, जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल में क्या मिलता है, खनिज मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, जिससे जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण उद्योग और चीजें बनती हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है ना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है लगभग 21%, उसके बाद आर्गन का नंबर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% ही मौजूद है पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है, इसके बाद की गैसें तो और बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। तो ये 4 प्रमुख गैसें हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं, और जल तो जीवन के जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। इसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर इतना ज्यादा जल है 71%, जिसकी वजह से अंतरिक्ष जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। ठीक है। और जल किस फॉर्मेट में है? पृथ्वी पर महासागर है, सागर है, झील है, नदियां हैं, और इन सारे फॉर्मेट में जो है जल उपलब्ध है, जिसमें से महासागरों का जल खारा होता है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर जीव मंडल उपस्थित है, और जहाँ पर भी तीनों मिलते हैं वहाँ जलमंडल की उत्पत्ति हुई है, और जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व है। जलमंडल में ही रहते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, और ये सब पृथ्वी के बारे में है। इसके बारे में उपग्रह की बात की गई है कि जैसे सुग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जैसे अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 2 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर की क्या 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 शब्दों में आपको किसी प्रश्न का जवाब देना होता है, तो इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और कई जो है ग्रह ऐसे हैं जिनके ज्यादा उपग्रह हैं। जैसे शनि की बात करें, शनि और बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। ये आपको याद रखना है कि जो शुरुआती 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ज्ञात उपग्रह नहीं है। ठीक है। और ग्रहों की तरह उपग्रहों को भी ऊष्मा और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। और जो है कई जो उपग्रह हैं वो चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का एक उपग्रह है टाइटन, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। बृहस्पति का है गैनीमीड और कैलिस्टो। ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे इसमें कई सारे उपग्रह दिए हुए हैं। अगर पृथ्वी का देखें तो चंद्रमा है। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह दिए हुए हैं, फोबोस, ठीक है, और इस तरह से फोबोस और डीमोस शुद्ध ग्रह दिए हुए हैं बीच में कुछ कुछ। और इसके बाद बृहस्पति दिया हुआ है। बृहस्पति के हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट, गैनीमीड, कैलिस्टो। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि की, तो शनि का टाइटन है। इस तरह से कुछ उपग्रह जो है इस डायग्राम में दिए हुए हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में पूछ सकते हैं ये किसके उपग्रह हैं, और जितने इस डायग्राम में हैं उतने सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे शनि के उपग्रह की बात की है टाइटन, तो टाइटन क्या है? पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। जो टाइटन उपग्रह है उसमें पृथ्वी की तरह ही सघन वायुमंडल उपस्थित है। वहां भी नदियां हैं और जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी के जैसा है, लेकिन उसके जो वायुमंडल की प्रमुख गैस भी नाइट्रोजन है, पर यहाँ जीवन नहीं है। ऐसा क्यों है? इसकी अभी तलाश की जा रही है। टाइटन पे सब कुछ है, पृथ्वी की तरह वायुमंडल, नाइट्रोजन भी है, नदियां भी हैं, सब कुछ है, फिर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? चंद्रमा के बारे में बात की है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। अगर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो वहां पे मंगल नहीं करके आना है आपको, चंद्रमा करके आना है, क्योंकि पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है, निकटतम ग्रह जो है वो मंगल है, तो इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा जो है, जो चंद्रमा की बात करें तो वहां पे ना तो जल है ना वायु है, ठीक है, और इसलिए वहां जीवन की संभावना नहीं है। ठीक। और चंद्रमा का धरातल जो है वो पृथ्वी के धरातल जैसा ही है, और चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। यानी चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना करें तो चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है पृथ्वी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, चंद्रमा की कुछ कलाएं होती है, जैसे हमारा हिंदी वर्ष चल रहा है, पड़वा, दौज, तृतीया, है ना, तीज, ये सब आते हैं, चतुर्थी। तो इस तरीके से इनको कलाएं जो है घटती बढ़ती है चंद्रमा की। वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए डायग्राम में बता रखा है कि अगर सूर्य की किरणें मान लीजिए इस तरफ से आ रही हैं, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है उसको भी प्रकाश सूर्य से मिल रहा है। तो मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर है और ये है पृथ्वी। तो जब सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो चंद्रमा के इस आधे भाग पर रोशनी है और इस आधे भाग पर क्या है? रात है। तो पृथ्वी को कौन सा भाग दिख रहा है? जिस पर रात है। तो इस समय पृथ्वी को चंद्रमा दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि पृथ्वी की तरफ कौन सा भाग है चंद्रमा का? जो अंधेरे में है। और इसलिए इस दिन क्या होती है हमारे यहाँ? अमावस्या होती है कि चांद नहीं दिखाई देता है। इस तरह से अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो सूर्य की चंद्रमा का कौन से भाग पर प्रकाश है? इस भाग पर प्रकाश है, और इधर वाले भाग पर क्या हो रही है? रात हो रही है। अब पृथ्वी की तरफ कौन सा हिस्सा है चंद्रमा का? जिस पर दिन हो रहा है ना, जिस पर सूर्य का प्रकाश है, इसलिए इस दिन क्या है? पूरा
और इस दिन को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे बन रही है, और इसी प्रकार से चंद्रमा की कलाएं जो है घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, इसमें हम बात करें कि एक ही बार चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है महीने में, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। यदि किसी महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो दूसरे वाले को ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगर मान लो पृथ्वी पर चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा तो उसे अमावस्या कहते हैं, और ये घटती बढ़ती रहती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। अगर जिस पखवाड़े में, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का एक ग्रुप यानी समूह, तो उसे पखवाड़ा कहते हैं। तो जिस पखवाड़े में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं यानी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे हैं तो उसे तो हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती हैं यानी हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जो कलाएं हैं वो घटती हैं और शुक्ल पक्ष में जो कलाएं हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, चंद्रमा पर जो दिन में है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है तो हरित ग्रह प्रभाव नहीं है, तो रात में चंद्रमा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमने में, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अपने अक्ष पर जब चंद्रमा घूमता है तो उसमें इसको कितने दिन लगते हैं, 29 दिन, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वो 27 दिन में लगाता है। तो दोनों चीजों का अलग अलग याद रखेंगे कि अपने अक्ष पर तो 29 दिन में और पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में घूमता है। अब शुद्ध ग्रहों की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में परिक्रमा करते हैं ये छोटे छोटे पिंड, और जिन्हें शुद्ध ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे सेरेस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उल्का पिंड क्या कहते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं कि उल्काएं धूमकेतु या शुद्ध ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं, यानी जो उल्काएं हैं बेसिकली क्या होती है, जैसे शुद्ध ग्रह का कोई टुकड़ा टूट गया या कोई पुच्छल तारा गुजर रहा था, धूमकेतु गुजर रहा था, उसका कोई टुकड़ा टूट गया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की ओर आकर्षित हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब वो पृथ्वी की ओर आते हैं तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, धूल के कण हैं, उनसे टकराते हैं और टकराने के कारण जलते लगते हैं और नष्ट होने लगते हैं। और वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टूटते तारे कहते हैं। एक तो पूंछ वाला तारा होता है, वो तो धूमकेतु होता है, पुच्छल तारा, और एक टूटता तारा होता है, टूटता तारा उल्काएं होती हैं। जब ये जलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा है। ठीक है, कुछ उल्काएं क्या होती, बड़ी होने के कारण पूरी तरह से निश्चित नहीं होती और पृथ्वी के धरातल से टकरा जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। जो पृथ्वी पर टकराती हैं तो वहां पर गड्ढे हो जाते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हो कि अमेरिका में एक बार एक उल्का पिंड गिरा था एरिजोना प्रांत में, और जहाँ पे गड्ढा बन गया था। ठीक है, तो उल्का पिंड यानी इनको इंग्लिश में बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट या उल्का पिंड क्या होते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं, और उल्काएं यानी मीटियोर ये क्या होते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचते हैं और वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में दी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अभी पीएसआई का जैसे एग्जाम आने वाला है, आरएस का है, रीट का एग्जाम है। रीट के एग्जाम में भी जो सिलेबस है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। रीट में तो स्पेशली कई सारी चीजें जो है डाली गई हैं, और सौर परिवार और इन सारी चीजों को पर्यावरण वाले भाग में और रीट के पेपर 2 में भी डाला गया है। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, और आपके सिलेबस का भी पार्ट है, और सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वहीं से प्रश्न आएंगे। तो आपको तो विशेषकर ये अच्छे से करना है। तो उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स अगर आपके आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, वहाँ हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, या लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। इसके अलावा जो है आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।